आज शादी में 3 पीस सूट टाई वाई लगा करके घूमने वाले कम मिलते हैं। अच्छे सुंदर बढ़िया से बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके लोग घूमने वाले भारतीय परिधान पहन कर नहीं दिखते हैं। हम जैसा दिखाएंगे, जैसा बताएंगे, समाज तैयार है। सर ने कहा कि 31 यानी दारू पीने का अलिखित लाइसेंस है कि मेरे को थोड़ा 15-20 मिनट ना वो मशीन गर्म होने वार्म अप होने में मैं तो बहुत अधिक फिल्म देखता नहीं, मतलब जुम्बा कर लेंगे, एरोबिक्स कर लेंगे। योग नहीं करते थे ना आप, आज योग आइकॉन है। आप योग आइकॉन है, आपको देखकर युवा योग सीख रहा है। युवा ये जो कलावा मैंने पहना हुआ है, शायद आज से 20 साल पहले के मैं भारत की कल्पना करूं तो कलावा पहनने का भी संकोच था कि हम क्रिश्चियन होने से पहले क्या थे। तो युवा को आप हम जो बताएंगे, युवा उसके साथ योग मतलब जितनी देखी है। तो आज आप किसी फिल्म में कोई दुष्ट ब्राह्मण, कोई लालची बढ़िया, कल मीनाक्षी जैन जो मशहूर इतिहासकार हैं वो भी इसी मंच पर थी, मनोज जी। और जब वो अपनी बात बता रही थी, वो ये कह रही थी कि जब मैं इतिहास लिखना चाह रही थी तो मुझे ये मन में संकोच था कि कैसे मैं विश्वविद्यालय की कक्षा में जाकर ये बताऊंगी कि मैं इतिहास लिखना चाह रही हूं, और इतिहास जो सत्य है वो लिखना चाह रही हूं, वो इतिहास नहीं जो लिखवाया गया है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति पर बात होनी चाहिए। मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने कैसे हमारे मन में ये संकोच भर दिया कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो अंग्रेजीदा है, वो जो है बेहतर है हमसे। संस्कृत पढ़ने वाला, हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, अपनी प्रादेशिक भाषाओं का गौरव रखने वाला, वो निम्न है। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमारे मन मस्तिष्क में भर दिया। आज इसलिए हमें उस नवोत्थान पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें हमारी संस्कृति का बोध होना क्यों आवश्यक है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। संसद में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, इन शब्दों का फिर से गुंजायमान हुआ। मनोज जी, तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट चढ़े हुए उन शब्दों का फिर से लोकतंत्र कि मंदिर संसद में गुंजायमान होना ही हमारी संस्कृति के बोध की तरफ हमें लेकर जाता है कि अब हमारे देश में, हमारे समाज में तुष्टि की भेंट हमारी संस्कृति नहीं चढ़ेगी। अब गौरव का बोध है कि हम कौन हैं। अगर हम दुर्गा के 10 हाथों के अंदर जो वो शस्त्र धारण करती हैं, जो वो करती हैं, अगर हम उसका उल्लेख कर रहे हैं तो हम हमारी संस्कृति का गौरव कर रहे हैं। हम अपनी मातृभूमि का गौरव कर रहे हैं। और मातृभूमि का गौरव करने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों का गौरव कर रहे हैं। ये आत्मबोध, क्या आपको लगता है, अब तेजी से आगे की तरफ समाज को अग्रसर करते हुए ले जा रहा है? निश्चित रूप से ये जागृति तो हो चुकी है निश्चित रूप से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नई शिक्षा पद्धति आई है, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी 2020 में नई शिक्षा पद्धति फ्लोट की, वो नई शिक्षा पद्धति में मातृभाषा, माँ, मिट्टी, ये तीनों को प्राधान्य दिया गया है। और जिसे हम महिला सशक्तिकरण के नाम से देखते हैं, तो हर घर में, घर की महिला, ये माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है, वो सरस्वती भी है। वो जब करके जाती है घर में, ओके, तब वो दुर्गा भी है और वो चंडिका भी है और लक्ष्मी भी है। तो आज वो भी अपने तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है पिछले कई वर्षों में, कि आत्मबोध
कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरे राष्ट्र को संरक्षित रखना है, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे वो हमारी परंपराएं हो। जैसे तुली सर ने कहा कि 31 यानी दारू पीने का अलिखित लाइसेंस है। ओके, और 31 मनाना यानी स्वैराचार करने का एक लाइसेंस मिल गया उनको। कुछ भी करो, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते बड़े बड़े शहरों में, ऐसी स्थिति थी। तो वहां आज वो लोग जाते हैं मंदिर में कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, कि मैं अयोध्या के मंदिर में जाऊंगा, कि मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा। ओके, तो आज जो युवा पीढ़ी भी है वो भी धीरे धीरे समझने लगी है। लेकिन ये आत्मबोध पर जो राख थी ना, वो थी शिक्षा पद्धति, ऐसा मैं मानता हूं। जो पिछली शिक्षा पद्धति थी, मैकॉले की शिक्षा पद्धति, हाँ मैकॉले की, और उसके बाद जो भी शिक्षाएं आई, वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसका, ठीक है, विश्व का ज्ञान होना चाहिए, उसका और फ्रेंच क्रांति का क्या मतलब है, संबंध क्या है? मेरे यहां यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी युद्ध जीते, वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो उनकी मैनेजमेंट की पद्धति थी, वो जो चाणक्य की नीति और सारी नीतियां जानकर, संतुलन रखकर, मतलब आत्मसंतुलन, जिगीषु वृत्ति और हिंदवी स्वराज, कुछ नहीं था उनके पास। तो वो युवाओं को प्रेरणा देने वाले, उनके बारे में कुछ नहीं है। एक छोटा सा पैराग्राफ में किसी उसका नहीं, मतलब हर जगह पर आप देखो, हर प्रांत में एक ऐसा योद्धा हुआ है कि जिसने मातृभूमि के लिए कुछ किया है। वो नहीं था शिक्षा पद्धति में, और इसीलिए वो आत्मबोध का साक्षात्कार होना वो नहीं हो रहा था। लेकिन आज चाहे राजकीय परिस्थिति बदली हो, चाहे मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक परिस्थिति बदली है, नवोत्थान की बुद्धि जागृत हुई है, ज्ञान तो था ही हमारे पास, लेकिन वो जो ऊपर की राख थी वो उठ रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत आशावादी हूं, मैं बिल्कुल निराशावादी नहीं हूं किसी भी चीज में। तो मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ साल में हम स्वयं का भी आत्मबोध करें कि हम एकत्रित रहें। किसी भी प्रकार का वाद, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, या किसी भी, हम एकत्रित नहीं थे, इसलिए लोगों ने हम पर राज किया। और ये जो आत्मबोध है वो सबको, चाहे वो आप जेनजी व्याख्या के रूप में उनको कहें, उनको अच्छा लगता है बच्चों को आजकल ये बोलना, लेकिन उनको भी ये समझ में आने लगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी दो बातें जो आपने कही, जिसमें से एक शब्द था जेंजी का, और एक था जो हमारे मंदिर हैं। मंदिर, आपने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, मुझे अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर याद आ गया। और मेरे अपने अनुभव में मनोज जी, मंदिर की जो पहली नींव रखनी थी, उस दौरान भी मैं अपने चैनल के रिपोर्टिंग की वजह से ही वहां पर मौजूद थी। फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब धर्म ध्वजा वहां पर लहराई गई, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब रामनवमी का अवसर था, तब भी मैं अयोध्या में थी। जब राम सीता विवाह का अवसर था, तब भी मैं अयोध्या में थी। अब तो मुझे गिनती करना ही मैं भूल गई हूँ, मैं कितनी बार अयोध्या जा चुकी हूँ। और मुझे ये बताते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है, और आप सब लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जब संस्कृति का बोध, संस्कृति में भक्ति और जब शौर्य के संगम के साथ ये बोध होता है, तब क्या होता है? तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिर का बन जाना केवल वो नहीं है कि हमें हमारी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है। मंदिर के बन जाने से वो समाज को क्या देता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ। मंदिर निर्माण के बाद, प्रीति जी, मनोज जी, हमारे दो और यहाँ पे साथी हैं, मंदिर निर्माण के बाद से 64 लाख से अधिक दर्शनार्थी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। वो फिर चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का दर्शन करना हो, पर्यटन इतनी
रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है और 2028 तक पर्यटन अर्थव्यवस्था 18,000 करोड़ तक पहुंचने का ये अनुमान रखा गया है। तो जब सांस्कृतिक चेतना हमारी बलवती होती है तो ये समाज को कैसे लौटाती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मंदिर नहीं बना, वहां पर उद्योग आए हैं, वहां पर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बूम किया है, वहां पर छोटे छोटे जो अपनी दुकानें लगाने वाले हैं, फिर चाहे वो फलों की दुकानें लगाने वाले हों, वहां पर भी उन्नति हुई है, वो शहर विकसित हुआ है। तो जब सांस्कृतिक बोध बढ़ता है तब क्या होता है, इसका एक और उदाहरण देती हूँ। आपने जो जेंसी की बात कही, राजीव जी, जेंसी करके ये टर्म इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि नेपाल में क्रांति आ गई। अब उस क्रांति का क्या फायदा हुआ वो तो नेपाल वासी जाने, लेकिन असली जेंसी क्या होता है। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया में न्यूडिटी की भरमार है, तब हमारा 19 वर्षीय देवव्रत रेखे 2000 मंत्रों का अनवरत कंठाभ्यास करने के बाद उसका उच्चारण करता है, वेद बनता है, वो वेद परायण बनता है। राजीव जी, ऐसे भी जेंसी हमारे देश में हैं, उनके लिए तो जोरदार तालियां बनती है। केवल इतना ही नहीं है, ये जो देवव्रत रेखे का आपने, तो आज एक बड़ा वर्ग है जो 21-22 साल से लेकर के 30 वर्ष तक का है, वो केवल धर्म और संस्कृति के लिए ही नहीं, वो जो नवाचार है, जो जिसको आज आप स्टार्टअप कह रहे हो आप, वो स्टार्टअप में भी उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है। उस पर बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा सा एक ये जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन है, ये आंदोलन केवल माने मंदिर का जो निर्माण है, ये मंदिर का निर्माण केवल जो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका शिलान्यास, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, ये केवल वही नहीं है, ये उसकी परिणति है। ये उससे पहले 1984 में जाना पड़ेगा आपको। श्री राम जन्म मतलब वो लोग जिन्होंने 1984 में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन होना चाहिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन होना चाहिए, उसकी कल्पना की होगी, उसको कल्पना को साकार करने के लिए कितने जीवन खपे होंगे। हम उन सब लोगों का 84 में भी जो आंदोलन हुआ, वो तो उसको आप इसके साथ सीधे जोड़ सकते हो, परंतु उसके पीछे के जो 700-750 युद्ध हैं उस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्थान को प्राप्त करने के लिए, उन सबको भी हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं एक बहुत उचित स्थान, चाहे वो 1984 की बोट क्लब की रैली होगी, उसके बाद वो शिला पूजन होगा, उसके बाद वो राम ज्योति होगी, उसके बाद वो फिर दोबारा से दिल्ली की बोट क्लब की एक बड़ी रैली जिसको सरकार ने बैन कर दिया था, जिसमें हम लोग मतलब वो दिल्ली देश से अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग जो है वो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, और उसके बाद वो रैली नहीं हो पाई और एक व्यक्ति झंडा लेकर के केवल वो इंडिया गेट पर दौड़ा उसको। तो वो सारा जो क्रम है 1989 का शिलान्यास जो कामेश्वर चौपाल ने श्री कामेश्वर चौपाल जी ने पहली ईंट रखी, उसके बाद 1990 में कार सेवा, 1992 में कार सेवा, 1990 और 92 की कार सेवा नहीं होती तो शायद ये 2023 वाला जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ये भी नहीं होता, वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। 92 में वहां से ढांचा नहीं गिरता तो उस स्थान की जो सोनार और वो सारी ट्रैकिंग होनी थी वो सब नहीं हो पाता। जो ढांचा गिरने के बाद खुदाई में से जो अवशेष मिले वो अवशेष नहीं मिलते तो शायद ये प्रूव ही नहीं होता कि कभी यहाँ मंदिर था, जिसको आधार बना करके बाद में कोर्ट का निर्णय आया। तो केवल आप श्री राम जन्मभूमि को इस तरह में, मेरा क्षमा के साथ आपको मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री राम जन्मभूमि को पिछले 3 साल में समाप्त मत कीजिए। नहीं, 3 साल में राजीव जी क्षमा के साथ ये समाप्त नहीं है। ये आप जहां से इस कहानी को लेकर आगे बढ़े हैं, हो सकता है आज की युवा पीढ़ी उस कहानी को नहीं जान रही है, लेकिन बीते 3 सालों की इस यात्रा ने आज की युवा पीढ़ी में एक ऐसी चेतना भर दी है जो आप ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को जब नया वर्ष 1 जनवरी को लोग मनाने जाना चाहते हैं तो वो अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहते हैं। ये राम मंदिर है इसलिए भी चेतना है, और ये राम मंदिर जो चेतना ही तो थी, जो ये राम मंदिर खड़ा भी हुआ। जी, मेरा केवल इतना ही कहना है कि
जिस युवा पीढ़ी की, अभी की पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं ना, वो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में भी नहीं जानता। मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद वो कुछ नहीं जानता, मैकाले की शिक्षा नीति के बाद। मगर बाकी सब भी तो उसको बता ही रहे हैं और वो उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको वो रिपेल नहीं कर रहे, उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर रहे, वो अपने आप को जोड़ना चाहते हैं उससे। नागालैंड का एक उदाहरण देता हूँ आपको। नागालैंड में लगभग 99.9% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हो गए। उनमें से कुछ लोग विदेश गए, विदेश जाकर के वहां पर उनसे पूछा गया कि तुम्हारी संस्कृति क्या है, तो उन्होंने वापस आकर के खोजना शुरू किया वहां पर कि हम क्रिश्चियन होने से पहले क्या थे। तो युवा को हम जो बताएंगे, युवा उसके साथ योग मतलब जुम्बा कर लेंगे, एरोबिक्स कर लेंगे। योग नहीं करते थे ना आप, आज योग आइकॉन है। आप योग आइकन है, आपको देखकर युवा योग सीख रहा है, युवा योग कर रहा है। मतलब मेरे को लगता है कि आपके जो कार्यक्रम की व्यूअरशिप होगी वो 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष होगी आपके योग वाले कार्यक्रम की। सब करना चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हम नहीं बताएंगे तो नहीं ही पता चलने वाला, ये तय है। 102 बिलियन डॉलर की आज की डेट की, 100 अरब डॉलर की योग की, मतलब वो शब्द ठीक नहीं है, परंतु योग का जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, वो 102 बिलियन डॉलर है आज। 2030 तक 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा केवल योग, जो भारत की जो सॉफ्ट संस्कृति जिसको आप कह सकते हैं। जब योग जाएगा तो आयुर्वेद नहीं जाएगा क्या? आयुर्वेद भी जाएगा। जब आयुर्वेद जाएगा तो आपको संस्कृत बोलने वाले नहीं चाहिए होंगे क्या? तो संस्कृत बोलने, समझाने, कराने वाले भी चाहिए होंगे। और अगर हम आज संस्कृत नहीं बताएंगे तो युवा को तो संस्कृत की जो, मतलब आपको संस्कृत की महत्ता भी उसको बतानी ही पड़ेगी। आप बताएंगे तभी वो। तो मेरा ये मानना है कि आज इस विचार, भारतीय विचार की गाह्यता है समाज में, लोग उसको ग्रहण करना चाहते हैं। आज शादी में 3 पीस सूट टाई वाई लगा करके घूमने वाले कम मिलते हैं। अच्छे सुंदर बढ़िया से बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके लोग घूमने वाले भारतीय परिधान पहन कर नहीं दिखते हैं। हम जैसा दिखाएंगे, जैसा बताएंगे, समाज तैयार है। आप भारतीयता के नाम पे दीजिए, अच्छा परोसिए। अच्छा, मैं एक उदाहरण, और मैं तो फिल्म बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ। वो क्या है कि मेरे को थोड़ा 15-20 मिनट ना वो मशीन गर्म होने, वार्म अप होने में मैं तो बहुत अधिक फिल्म देखता नहीं, परंतु जितनी देखी है, तो आज आप किसी फिल्म में कोई दुष्ट ब्राह्मण, कोई लालची बढ़िया, कोई अत्याचार करने वाला, ऐसा कोई दिखा सकता है क्या? आज फिल्म में दिखाने की हिम्मत है क्या किसी की? आज से पहले फिल्मों ने क्या छवि बनाई, यही बनाई ना। अब कोई दिखाने की हिम्मत, तो हम जो, परंतु ये एक वॉयड नहीं आना चाहिए। तुरंत से ऐसा कंटेंट, ऐसी जानकारी, ऐसी फिल्में, ऐसी OTT पे वेब सीरीज ऐसी आनी चाहिए जो इसको फिल करे। और वो आनी शुरू भी हुई है, प्रारंभ भी हुई है। साहब, एक चढ़क के आया था जिसमें एक वो गीत था, हम करें राष्ट्र आराधन, और पूरी तक्षशिला में भगवा ध्वज दिखाते हुए लगा दिया था। और उसमें मनोज जोशी जी और डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, तो उसके कारण से लोगों के मन पे जो प्रभाव पड़ा था, तो वो कंटेंट देना है, और वो कंटेंट आया है। आज हम ये देख रहे हैं, इधर फिल्म आती थी धुरंधर, तो अभी आई। इसलिए आप गुजरात के मंदिर को भूता मंदिर दिखा रहे थे, अब आपके घर के बर्तन बांटे बिक जाएंगे, खा के ले जाएंगे लोग घर से। तो आप अच्छा दिखाएंगे, अच्छे का बोध कराएंगे, तो ये सब सांस्कृतिक नवाचार जिस पे हम चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं, ये सब उसका हिस्सा है। और वो जैसे भगवान श्री कहते हैं ना, योगस्थ कुरु कर्माणि, बस योग निष्ठ होके अपना समत्वम योग उच्यते, फिर वो अपने आप सब कुछ समान, समता, उस विश्वास के साथ बस ईश्वर को केंद्र में रखकर आप अपना कर्म करते जाएं। आज ये समझने की आवश्यकता है। और अभी OTT कंटेंट के बारे में, फिल्मों के कंटेंट के बारे में बोला, अच्छा बड़ा अच्छा लगता है ना मनोज जी, मैं जो सोशल मीडिया पे डिस्कोर्स सुनती हूँ,
उसमें क्या है कि अगर धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैला रही है फिल्में, अगर वो आ जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन धर्म के नाम पर जो फिल्में कट्टरता का पर्दाफाश कर रही हैं, जो आतंकवाद धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करती है, उसकी पोल खोलती है, फिर बड़ी असहजता हो जाती है समाज में। ये जिस इंडस्ट्री से आप भी आते हैं, भारतीय सिनेमा जगत से आप आते हैं, वहां पर भी क्या ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं? नवोत्थान जब होता है ना, तो राजकारण, समाजकारण, न्याय कारण और अर्थ कारण ये सारी दुरुस्त कर देता है। तो वो दुरुस्ती का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कि एक फिल्म थी दीवार, उसमें हमारे सदी के महानायक माँ उनको प्रसाद देती है, वो प्रसाद दूध करते हैं और बिल्ला दिखाते हैं 786 का। ठीक है, जिन्होंने उस समय लिखा था कि क्या हुआ है कि तुष्टिकरण 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 और तुष्टिकरण का जो विस्तृतीकरण फिल्मों तक आया, वो इतना भयानक तरीके से आया। उसका ही ये परिणाम थी इस प्रकार की फिल्में कि टीका लगा के वो विलन होगा, या तो कोई लाला होगा या पंडित होगा जो दुराचारी होगा। ठीक है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, पर विशिष्ट पद्धति से उनको वो मुझे लगता है 2000 में खत्म भी हो गया वो ऑलमोस्ट। कहीं कहीं चल रहा था, ऐसा नहीं है, मैं ना नहीं बोलता। लेकिन जब से इस प्रकार की फिल्में बनने लगी, ये असत्य था, उसे जब सत्य कहने की बात, जब वो क्या बोलते हैं वो मिरर दिखाने लगा सिनेमा, कश्मीर फाइल आई तो बोले प्रोपोगंडा फिल्म है। ओके, फिर उन्होंने एक अच्छा एक नामकरण होता है ना 12वें दिन, वैसे एक नामकरण दे दिया कि ये प्रोपोगंडात्मक फिल्म है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है दूसरा कोई लेना। तो वो तो सत्यता बताई। बंगाल फिल्म, उसमें भी जो था वो तो इतिहास था। हमारे यहाँ जब से स्वातंत्र मिला तब से लेके एक इंस्टीट्यूट बनाई गई, उसमें से सारे बुद्धिजीवी कुक किए गए, जैसे वो पोल्ट्री में बनते हैं ना, लाइट लेके अंडे बनते हैं और फिर तैयार होते हैं वो मुर्गी, व्हाटएवर जो भी है, क्या बोलते हैं, बॉयलर।